Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi, and in this video I will discuss the top 20 data scientist interview question for the top MNC. These 20 question I have faced in my previous interview, and I feel and I realize which is very helpful those want to become the data scientist and want to clear your exam. तो इन सभी क्वेश्चनों को एक बहुत ही इजी मेथड से मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि ये कंटेंट मैंने ऐसा डिजाइन किया है आज की इस वीडियो में कि जिन्होंने ये चीजें डिस्कस करी हैं या पढ़ी हैं, उनको बहुत ही इजी मेथड से समझ में आ जाएंगी। और ये डेटा जो मैंने बनाया है, ये एक मेरा एक काफी यूजफुल डेटा रहा है, जिसमें मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग, आर प्रोग्रामिंग और एक एचटीएमएल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स रखे हैं और एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स रखे हैं। यही क्वेश्चंस उन्होंने पुट अप किए थे और एक टॉप और वेरी प्रोमिनेंट कंपनी के ये एक डेटाबेस के क्वेश्चंस हैं, जो कि ज्यादातर कंपनियां पूछती हैं। इन इंटरव्यू क्वेश्चन में जो जॉब प्रोफाइल दी गई थी, वो ये थी कि यूएस, यूके के क्लाइंट से जो भी उनका डेटा प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करना होता था। देन आर प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग में एचटीएमएल के थ्रू एक ऐसा एक लेआउट भी रेडी करना था, जिससे वो इजीली डेटा को एनालाइज कर सके। क्योंकि जो डेटा साइंटिस्ट है वो तो टेक्निकल होता है, लेकिन जो नॉर्मल जो डेटा को यूज़ करना चाहते हैं या उससे इनसाइट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म रेडी करना था, एक ऐसा लुक वाइज़ प्लेटफ़ॉर्म भी रेडी करना था, जिससे वो आसानी से इस चीज़ों को यूज़ कर सकें। सो जिनको डेटा साइंटिस्ट बनने का जुनून है और वो अपनी लाइफ़ में चैलेंज लेना चाहते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ऐसा कंटेंट मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही ईज़ी मेथड से और आपको पूरे डेटा साइंस की इम्पोर्टेंस समझा देगा कि वाक़ई में क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी पूछने की कहाँ से है। तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ कि ये जो प्रोफाइल थी डेटा साइंस के साथ थोड़ा-सा लिटिल बिट हमें एक फ्रंट एंड की एक इमेज भी देनी थी, जिसमें हमें उस लाइब्रेरी को यूज़ करके वो चीज़ें समझानी थी। तो बहुत ही टॉप एमएनसी कंपनी है ये, जिसमें ये काम हमने किया और काफ़ी अच्छा मुझे लगा, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ क्यों ना ये नॉलेज को शेयर किया जाए। और वाक़ई में जो इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो वाक़ई में बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप 20 डेटा साइंटिस्ट, मैंने टॉप 20 ही लगाए हैं, ऐसे नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें फिल अप किए हैं। वो जो कंपनी ने पूछे हैं, जो उन्होंने दिए थे, जो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस में हमें क्लियर करने थे। और आपको लगेगा कि हाँ सर, ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे हैं। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको बड़े ध्यान से चीज़ें समझनी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आर या फिर पाइथन में आपको क्या बताना है कि आर प्रोग्रामिंग, जो कि एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें व्हाट इज़ एल एप्लाई फंक्शन इन आर यूज्ड फॉर, कि आर प्रोग्रामिंग में एल एप्लाई फंक्शन का क्या यूज़ है या इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ लाइक आर फैमिली। तो आर प्रोग्रामिंग में एल एप्लाई फंक्शनों का क्या यूज़ है, तो जैसे कि हमने एक यहाँ पर एक वेक्टर बनाया है और इस वेक्टर में हमने पहले डिस्प्ले कर दिया और इस एल अप्लाई फंक्शन से जो हमारे पास मूवीज थी उसको हमने अपर केस, लोअर केस। तो कहने का मतलब ये है कि एल का मतलब होता है लिस्ट। तो लिस्ट पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इट रिटर्न द लिस्ट। तो एल मतलब एल अप्लाई, लिस्ट पर जो चीज हम अप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लूप्स के यूजेस को कम करता है। तो लूप्स के, क्योंकि लूप्स को आइटरेट, सर मुझे है ना ये वेक्टर में सारी चीजें कैपिटल में करनी है या स्मॉल में करनी है, तो वी नीड अ लूप। तो मुझे लूप की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगेन द लूप की जो कंपैरिजंस हैं, जो काम करने का उसका तरीका है, वो थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ाता है। तो उसको इजी करने के लिए हमारे पास क्या है, एल अप्लाई या एस अप्लाई या और भी अप्लाई फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे अप्लाई, एल अप्लाई, एस अप्लाई, टी अप्लाई, आर अप्लाई। तो इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि वेट मैट्रिक्स में कहाँ यूज़ होते हैं, वेक्टर में कहाँ यूज़ होते हैं, एरे क्या है, लिस्ट। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि आर प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर में
वेक्टर क्या है, लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट क्या है, मैट्रिक्स क्या है, डेटा फ्रेम क्या है, ये सब चीजें पहले से क्लियर हो तो उसमें एक क्वेश्चन ये सबसे पहले पूछा गया कि व्हाट इज द यूज ऑफ एल अप्लाई फंक्शन इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड वी नो वेरी वेल R programming is mainly used for the statistical things, and R programming have a sound library for the statisticals and the data analyst. And those want to become the business and analytics also can use the R programming. The statistician is the first choice of the R program. Okay. Second question पे आते हैं. How would you generate 1000 normally distributed random number in R? कि आर प्रोग्रामिंग में आप 1000 रैंडम नंबर कैसे जनरेट करोगे, एंड हाउ वुड यू गेट द मीन ऑफ दिस नंबर, और आप इन नंबर्स का मीन किस तरीके से निकालोगे. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आर प्रोग्रामिंग, हाउ टू जनरेट द रैंडम नंबर, सो वी हैव अ फंक्शन नेम इज आर नो. तो आर नॉर्म की हेल्प से हमने यहाँ पर बता दिया कि इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 5 दी, तो ये हमें क्या करेगा, केवल 5 नंबर जनरेट करेगा. अगर मैं यहाँ 100 दूंगा तो ये मुझे 100 नंबर जनरेट करेगा. तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर नंबर्स प्रोवाइड करूंगा उस तरीके से ये मुझे रैंडम नंबर प्रोवाइड करेगा. तो टू जनरेट द रैंडम नंबर बेसिकली इन आर प्रोग्रामिंग वी हैव आर नॉर्म्स, डी नॉर्म, पी नॉर्म्स एंड क्यू नॉर्म. तो कहीं न कहीं डेटा के डिस्ट्रीब्यूशंस को हमें, या डेटा को कहाँ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक तरीके से रैंडम नंबर को हमें शो कराने का काम करता है आर नॉर्म. सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एसक्यूएल या पावर बीआई या टैबलू पढ़ के आते हैं, तो वहाँ भी कहीं न कहीं डेटा मैनेजमेंट का, डेटा क्लीनिंग का, डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम किया जाता है. So using dplyr, how would you group a data frame by ID? कि हमें क्या करना है कि डेटा ग्रुप करना है किसके अकॉर्डिंग, आईडी के अकॉर्डिंग, एंड सम ऑफ स्पैन कॉलम. ये हमें एसक्यूएल में नहीं करना, आर प्रोग्रामिंग में करना है कि हमें एक आईडीज के अकॉर्डिंग, जैसे ये हमें आईडी दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें ग्रुप करना है. दैट मीन्स इनको टोटल करना है, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो रिजल्ट हमें इस तरीके से. So we want to group data for the particular column. So how we can do this with the R programming? और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर एक्चुअली we are not interested in the R programming and we are very interested with the Python programming. It is just not depend on your choice. It depend on your company profile and the company work. कंपनी डिसाइड करती है कि उसको काम किस में कराना है. आपकी इंटरेस्ट से ये तय नहीं होगा कि कंपनी को किस प्रोफाइल पे काम करना है. तो अगर आपको एक प्रो डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो आपको कोई भी चीज एक्सक्लूड नहीं करनी है कि सर मुझे पाइथन अच्छी लगती है, मुझे आर अच्छी नहीं लगती है, किसी को कहे आर अच्छी है. सो यू हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स which is those things are very important, and those things are important to become the data scientist. So you have to learn definitely, and you will never avoid all these things which is related to the data science. नाउ इंस्टॉल पैकेजेस dplyr पैकेज. तो हमें पता है कि dplyr पैकेज डेटा मैनिपुलेशन का काम करता है हमारी आर प्रोग्रामिंग में, और मैं आपको ये क्वेश्चन तो समझाऊंगा ही, इनके आंसर तो दूंगा ही साथ के साथ, और ये भी बताऊंगा कि ये किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने हैं. नाउ so as well as we well very know कि आर प्रोग्रामिंग में हम dplyr पैकेज डेटा मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. देन फिर लाइब्रेरी की हेल्प से हमने क्या किया, उसको यहाँ पर रख लिया है, मतलब उसको यूज कर लिया है. इरिस डेटा सेट जो कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, मैंने इरिस डेटा सेट्स में यहाँ पर ग्रुप बाय एक फंक्शन अवेलेबल होता है आर प्रोग्रामिंग में, इसमें हमने इरिस डेटा सेट में स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्या किया है, चीजों को ग्रुप बाय कर दिया है, प्लस उसको डिस्प्ले. फिर मेरे पास एक फंक्शन और अवेलेबल होता है समराइज फंक्शन, जिसका भी यही काम होता है कि आप इसको आप समराइज कर दीजिए जो आपने ग्रुप बाय किया है. उसमें जो कॉलम का नेम है टोटल डॉट सैपल लेंथ, इस कॉलम में रख दीजिए क्या, सम रख दीजिए, किसका रख दीजिए, जो सैपल विद है. तो आपने जो स्पीसीज थी ये सेटोसा, वर्सिकलर या वर्जिनिका, आपने इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो विथ हैं उनको क्या किया है, ग्रुप बाय
कर लिया है। तो कहीं न कहीं इस तरह के क्वेश्चंस आपको, चाहे वो आपका पावर बीआई हो, चाहे वो टैबलू हो, चाहे वो एसक्यूएल हो, चाहे वो आपका आर प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे मोंगोडीबी है, तो ग्रुप बाय का क्वेश्चन ज़्यादातर हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ फिर हम क्या करते हैं इसमें, नॉर्मली आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर पैकेज वुड यू यूज़ टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि जब मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे डेटा साइंटिस्ट की जिसको एक वेबसाइट लेवल पे भी कुछ ना कुछ स्क्रैपिंग का काम करना है और उसको एक फ्रंट एंड भी तैयार करके देना है, ताकि कोई भी हमारी कंपनी में ऐसा टीम उसको ऐसा फ्रंट एंड के हेल्प से उस डेटा को एनालाइज कर ले, तो कहीं ना कहीं फिर रिक्वेस्ट की बात जरूर की जाती है। तो इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज द HTTR पैकेज, ध्यान रखने की ये बात। So how we can make request in R programming and in Python programming, both for the web scraping point of view and to fetch the data from the website, how it can do this. So request library which is part of in Python. So basically if I'm talking about in my existing library which is also part of this requests. Now वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? किसी भी वेबसाइट से अगर हमें कोई डेटा उस वेबसाइट का स्क्रैप करना हो, तो उसके लिए हम कौन-सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं? तो अगर मैं बात करूँ आर प्रोग्रामिंग की, तो वहाँ पे एचटीटीआर, और अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो वहाँ पे एचटीटीपी। मैंने कुछ कोड्स भी यहाँ पे दिखाए गए हैं कि जैसे अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो मैंने एक रिक्वेस्ट का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक प्रॉपर प्रोवाइड किया है और रिक्वेस्ट डॉट गेट से उस यूआरएल को लेकर मैंने उसके पूरे कंटेंट्स को यहाँ पर विजिबल करा दिया है। और अगर मैं बात करूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के अलावा आर प्रोग्रामिंग की, तो आर प्रोग्रामिंग में आपको एचटीटीआर जिसमें आपने गेट फंक्शन का इस्तेमाल किया है और इस पर्टिकुलर यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए और उसका रिस्पॉन्स कैप्चर करके आपने उसको प्रिंट कर दिया है। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी नाइस एंड ऑलवेज आस्क इन द डेटा साइंटिस्ट। और मुझसे पूछा भी गया, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये मेरे थ्रू बनाए हुए नहीं है, ये एक टॉप एमएनसी कंपनी के डेटा साइंटिस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जो कि मुझे फॉरवर्ड्स हुए हैं इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए, वही चीज़ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जो कि ये चीज़ें आपको जब आप अपने 5 ईयर, 10 इयर्स इस प्रोफाइल में लगा दोगे, कहीं न कहीं आपको तब इन चीज़ों का रियलाइज़ होगा कि यार ये क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किन चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो चीज़ें मैं आपको जो फेस कर रहा हूँ अपने कैरियर्स में, वो आपके सामने अपने इस चैनल में, जो कि आपका फेवरेट चैनल है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैंने बात करी थी कि मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे फ्रंट एंड का भी टच देना है, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी कुछ एचटीएमएल की यूज़ करनी है, कुछ वेब स्क्रैपिंग का भी मुझे यहाँ काम करना है, तो क्यों ना डेटा साइंटिस्ट को थोड़ा-सा लिटिल बिट फ्रंट एंड की भी नॉलेज हो, तो वाक़ई में वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि डेवलपमेंट टीम का जो थोड़ा-सा काम होगा वो ये कर लेगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चन्स आए थे कि भई बताइए कि आर, अभी मैं उसपे भी आऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर प्रोग्रामिंग में ही कि हम आर प्रोग्रामिंग में फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शन क्या है और कितने तरह के होते हैं। तो आर प्रोग्रामिंग में देखा जाए, सो वी हैव आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन हमने बना ही लिया है और इस फंक्शन को हम किस तरीके से यहाँ पर कॉल करते हैं, बाकी देखा जाए तो मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वी हैव लॉट्स ऑफ functions are available in R programming language and as well as in Python programming language. दोनों ही लैंग्वेज में बिल्ट इन फंक्शन काफी सारे हैं, अलग अलग तरीके के यूज करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के फंक्शन अवेलेबल हैं। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन आया था जिसको हमें क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ वुड यू राइट अ फॉर लूप इन आर, कि आर प्रोग्रामिंग में आप फॉर लूप किस तरीके से लिखते हो। तो अगर आर प्रोग्रामिंग की बात करें तो आर प्रोग्रामिंग में है आई मतलब एक वेरिएबल, इन जो कि 1 से लेकर 10 तक चलेगा। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि
हम काफ़ी बड़े सिंटैक्स पे पहुँच जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये क्वेश्चन जो होता है देखने में सिंटैक्स सेम सा लग रहा है कि फॉर आई इन रेंज यहाँ पर रेंज होता है और यहाँ हम 1 से लेकर 11 तक अपने कोड को बहुत ही ईज़ी तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो मेनली देखा जाए इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और द पाइथन सो वी हैव अ फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो ये लूप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फॉर लूप में हम एक तरीके से इनिशियलाइज़ेशन और कंडीशन इंक्रीमेंट सब चीज़ें वेल मेंटेन है, जबकि व्हाइल लूप में इनिशियलाइज़ेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट पार्ट अलग-अलग होता है। देन इनकी वर्किंग में क्या डिफरेंस है? तो ये भी एक क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपका पूछा गया। आगे आते हैं। नाउ हाउ वुड यू रीड a .csv file in R programming or as well as in Python programming? सो आप पाइथन प्रोग्रामिंग और आर प्रोग्रामिंग में एक सीएसवी फाइल को कैसे लोड करोगे? तो इसको सडनली एकदम मत लिखिएगा कि सर गेट डब्ल्यूडी आपने बता दिया आर प्रोग्रामिंग में, ऐसे नहीं। पहले बताइए इफ द पाथ इज नॉट सेट, अगर आप एक फाइल लोड करना चाहते हो और जो आपकी फाइल जिसको आप लोड करना चाहते हो किसी डिफरेंट डायरेक्टरी में है, तो वी हैव टू पास द कंप्लीट पाथ if we want to load the multiple files simultaneously one by one, so it's like a very time consuming process to set the complete path and all these them and to increase the coding. तो उससे अच्छा क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर लोकेशन का एक पाथ सेट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम गेट डब्ल्यूडी से उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं और देन उसके बाद उसका सेट डब्ल्यूडी से पाथ सेट करते हैं। पाथ सेट करने के बाद अब मैं डायरेक्टली उसको read.csv फाइल को इस तरीके से यहाँ पर रीड कर सकता हूँ। तो यही डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर प्रोग्रामिंग एंड द पाइथन टू लोड द फाइल? तो दोनों में क्या है, यहाँ पर पाइथन में फाइल को लोड करने के लिए पांडा की जरूरत पड़ रही है। पांडा की हेल्प से आप रीड सीएसवी को कर पा रहे हो, जबकि आर प्रोग्रामिंग में आप डायरेक्टली उस पाइथन या उस फाइल को लोड कर पा रहे हो। ध्यान रहे चाहे आर प्रोग्रामिंग हो चाहे पाइथन हो, अगर आपकी जो फाइल है सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल या कोई भी उसी सेम डायरेक्टरी में है जहां पर आपने अपनी फाइल को सेव किया है, तो आपको पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये डेटा सेट किसी अनदर लोकेशन से फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको ये फाइल का पाथ सेट करना चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंस जरूर पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि सर यहाँ पे हमें लाइब्रेरी की जरूरत है और वहां पे लाइब्रेरी की जरूरत नहीं। फिर अगला क्वेश्चन एक आया, HTML एलिमेंट जो है, हाउ वुड यू सिलेक्ट HTML एलिमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट और jQuery? देखो जब भी मैं बात करूं ना डेटा साइंटिस्ट, तो डेटा साइंटिस्ट का मतलब किसी एक स्किल की बात नहीं हो रही। यू शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डेटा एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। अब आपको लग रहा है कि सर थोड़ा-सा लिटिल बिट एचटीएमएल की क्या ज़रूरत पड़ी? अगर आप वेब स्क्रैपिंग करोगे या एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजोगे, तो अगर आपको ये नहीं पता कि एचटीएमएल के टैग्स क्या हैं, या लिटिल बिट आपको थोड़ा-सा अगर वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करना है डेटा को फेच करने में, तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सो jQuery में सिलेक्टर जो काम करते हैं वो डॉलर के साथ काम करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शंस इसमें डॉक्यूमेंट को लोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी जो भी बटन है, जो भी आपका डॉम ट्री बनती है एचटीएमएल में, उसके अकॉर्डिंग हम उन पे क्लिक्स करा के या हाइड करा के उन सिलेक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉलर से हम यहाँ पर सिलेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो हम टैग का नाम दे सकते हैं, चाहे आईडी का नाम दे सकते हैं, चाहे हम क्लास का नाम दे सकते हैं। तो jQuery is a advanced or a shorthand technique of the JavaScript। तो JavaScript को इजी करने के लिए तो jQuery क्या है, एक लाइब्रेरी बेस्ड JavaScript का ही एक छोटा एक तरीके से लाइट वेट वर्जन है। तो उसके बाद बात आती है, हाउ वुड यू राइट अ फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट टू लूप ओवर एन एरे ओवर एन ऑब्जेक्ट? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो क्लाइंट के लिए एक इंटरफेस की भी जरूरत थी, तो उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमसे एक दो क्वेश्चन एचटीएमएल के, एक दो क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के भी पूछे। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक एरे हमने बनाया
एरे में ये सारी वैल्यू रख दी। कॉन्स्ट, लेट और वेर ये 3 चीजें होती हैं जावास्क्रिप्ट में। वेरिएबल मतलब वेर जो फ्लेक्सिबल है, इसको ओवरराइड कर सकते हैं। लेट का मतलब एक वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसको दोबारा से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। और कांस्टेंट का मतलब है वेरिएबल भी डिफाइन नहीं कर सकते। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आपको उसमें वैल्यू भी सप्लाई करनी पड़ेगी। बच्चों ध्यान से सुनना, जिसको जॉब लेनी है उसको बड़े सीरियस होके देखना है, ठीक है? क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली समझने वाली हैं। और जब एजुकेशन की बात आती है तो कोई भी चीज़ ये जो होती है ना एकदम ग्रैप्स नहीं करता ब्रेन हमारा, जैसे कहते हैं ना कि बस ये हमें अपने आप को एक तरीके से मेंटली टॉर्चर होके समझना है, इन चीज़ों को ग्रैप्स करना है। माइंड को बार-बार जिस चीज़ों को आप डेली रूटीन में लाओगे वो चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो आपको समझ में आ जानी। फिर बात वही आ जाती है, बहुत से बच्चे क्या कहते हैं सर जो है ना हम बस मेन-मेन चीज़ें करें, मेन-मेन चीज़ों से काम नहीं चलता है। जब हम बात डेटा डेटा एनालिस्ट अलग हो गया, डेटा साइंटिस्ट अलग हो गया, डेटा साइंटिस्ट इज़ द सुपर पावर ऑफ द डेटा। और जब बात अगर डेटा साइंटिस्ट की हो रही है, तो डेटा साइंटिस्ट में फिर आपको कंप्लीट नॉलेज हो उस चीज़ की। ये नहीं कि सर मैं तो पाइथन में थोड़ा-सा डेटा मैनिपुलेशन कर लिया, अच्छा डेवलपमेंट को वाले बंदा आके तुम्हें हेल्प करे। थोड़ा-सा तुम्हें एचटीएमएल का वेब स्क्रैपिंग करना हो, लॉजिक बिल्डअप करने हो, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वी वा द कंपनी वांट टू हायर अ कैंडिडेट हैज़ अ सफिशिएंट नॉलेज टू बिकम द डेटा साइंटिस्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक लूप चलाया, लेट एक वेरिएबल ताकि आई को दोबारा डिफाइन ना किया जाए और एरे की लेंथ तक, और इसको हमने यहाँ पे 1 बाय 1 कर दिया। तो एक तरीके से जावास्क्रिप्ट में लूप कैसे बनता है, इससे क्या होता है नॉलेज टेस्ट हो जाती है कि आप जो एक्चुअल में वेब स्क्रैपिंग करना चाह रहे हो या थोड़ा-सा एचटीएमएल की फाइल पे रिक्वेस्ट डालना चाह रहे हो, तो आपको क्या वाक़ई में ही कुछ जावास्क्रिप्ट की या थोड़ी एचटीएमएल की नॉलेज है या नहीं? मतलब इन डेप्थ ना हो, बेसिक तो ज़रूर हो, अगर आप वेब स्क्रैपिंग करना चाहते हो या वेबसाइट्स पे रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहते हो या एचटीटीआर या रिक्वेस्ट्स लाइब्रेरी को हैंडल करना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आए थे 4-5 बीच में, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट एचटीएमएल डिफाइन अ सेलेक्ट एलिमेंट, अ लिंक एलिमेंट। तो एचटीएमएल में क्या होता है, जैसे कॉम्बो बॉक्स बनता है, इस पे क्लिक करते हैं, बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं और फिर हम उसमें देखते हैं जैसे सिटीज हुआ, कास्ट हुआ, इस तरह की चीजें जो आती हैं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो किस तरीके से वो बनता है, वो मैंने यहाँ बनाया है। और फिर किस तरीके से लिंक बनाए जाते हैं हमारे एचटीएमएल में, वो भी क्वेश्चन एक पूछा था, क्योंकि काम ही उसमें थोड़ा इस तरीके एचटीएमएल में सिलेक्ट बटन किस तरीके से काम करता है, सिलेक्ट इसको बोलते हैं। नाउ हाउ वुड यू डिफाइन अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन को किस तरीके से बनाते हैं? तो फंक्शन मेरे फंक्शन का नाम और कंसोल डॉट लॉग उसमें स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और फंक्शन को कॉल करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक मैंने फंक्शन को कॉल किया। तो जावास्क्रिप्ट थोड़ा-सा जेक्वेरी में फंक्शन लूप कैसे बन रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करें, थोड़ा-सा एचटीएमएल टैग, बस इतना ही जानना होता है डेटा साइंटिस्ट को अगर वो वेब स्क्रैपिंग करना चाहे। एंड आल्सो वांट टू यूज द लाइब्रेरी व्हिच इज रिलेटेड टू द वेबसाइट, fetch the data, and we have to learn that kind of। अब आ जाइए एक एक अच्छा क्वेश्चन और बेहतरीन, जिस तरीके से हम पाइथन में या आर प्रोग्रामिंग में इक्वल इक्वल का इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, एक क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वुड एक्स इक्वल इक्वल वाई, एक्स ट्रिपल इक्वल वाई एंड एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं बात करूं एक्स इक्वल इक्वल वाई, ये कंपैरिजन करने के लिए होता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें कि एक्स इज इक्वल टू वाई, क्या एक्स वाई के इक्वल है, ये केवल वैल्यू चेक करता है। लेकिन अगर मैं एक्स ट्रिपल इक्वल वाई करूंगा तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू भी चेक करेगा
और उनका डेटा टाइप भी चेक करें। तो अगर यहाँ पे बात करें x में 1 2 3 है और मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके y में रख दिया, तो अब ये एक बार ये इंटीजर में आ गया और एक बार ये आपका स्ट्रिंग। तो ये आपको ट्रू देगा और ये जो है आपको इस सिचुएशन में यहाँ पर फॉल्स कर सकते हैं कि एक न्यूमेरिक आ गई और एक आपका नॉर्मल तरीके से स्ट्रिंग आ गई। और अगर स्ट्रिंग को आपस में जोड़ोगे तो वो कॉनकैटनेट होता है कभी भी। जैसे आपने कहा 5 और 6 को जोड़ोगे तो वो 56 बनेगा अगर वो स्ट्रिंग है, और अगर वो न्यूमेरिक है तो 5 और 6 को ऐड करोगे तो वो आपका 11। फिर एक क्वेश्चन इसमें आया है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स बी गिवन। ये छोटा सा क्वेश्चन है, पाइथन का ही है। पाइथन में बना लो या आर में बना लो, किसी में बना लो। तो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स डाल दिया कि बताइए अगर एक मैंने यहां पर वेरिएबल दिया प्लस उस वेरिएबल को हमने इससे असाइन किया तो एक्स की एक वैल्यू आई और रिटर्न मैंने नल कर दिया। फंक्शन को मैंने कॉल किया तो मेरे एक्स की वैल्यू क्या रही। मैंने नीचे लिखा है एक्स की वैल्यू 0 है और जब स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वैल्यू क्या थी एक्स की 0। फंक्शन मैंने माई डिस्प्ले लिखा प्लस एक्स की वैल्यू मैंने यहां से जो भी रखी वो 5 कर दी या कुछ और रिटर्न किया। तो यहां से जब ये होगा तो एक्स की वैल्यू मेरी 5 हो चुकी है और अगर मैं उसको डिस्प्ले करूंगा तो मुझे अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 मिलने वाली। कई बच्चों को डाउट होता है लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, क्या उनका यूज होता है। पाइथन में भी अवेलेबल होते हैं। तो इनका इस तरीके से चेंजेस, जो लास्ट चेंजेस आपको मिला है वो आपको एक्सेसिबल नाउ। अब बात आए, एक आया एसक्यूएल का क्वेश्चन। देखिए कुछ आर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हुए, कुछ वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड कुछ एचटीएमएल के एक दो क्वेश्चन हुए, कुछ एक दो जेक्वेरी के और एक दो क्वेश्चन आपके जावास्क्रिप्ट के हुए। अब वो चेक करना चाहते हैं कि इसको एसक्यूएल की कितनी नॉलेज। तो उन्होंने एक एसक्यूएल का क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया कि राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट टू समराइज द टेबल ब्लो बाय समराइज द स्पेंड बाय काउंट। कि हम समराइज करना चाहते हैं, किसके अकॉर्डिंग सम करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं स्पेंड बाय कंपनी। तो मुझे स्पेंड का सम करना है कंपनी के अकॉर्डिंग। दो कंपनी के नाम सेम है, एक के नहीं है, तो इन दोनों कंपनी के सामने जो हमारा 1.5 है ये दोनों ऐड हो जाना चाहिए, 3.5 हो जाना चाहिए और ये खाली 1। तो इसकी क्वेरी किस तरीके से लिखी जाएगी, ग्रुप बाई। तो सिलेक्ट कंपनी, कंपनी का नाम कोमा सम करना चाहते हैं हम किसे, स्पेंड फ्रॉम ये टेबल से जो भी नाम होगा, और ग्रुप बाई किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कंपनी। तो कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ग्रुप बाई कर। एक इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछा था जिससे क्लियर हो जाता है कि वाकई में इसको एसक्यूएल की कितनी नॉलेज है। और एक दूसरा एग्जांपल मैंने और लगाया है, जैसे सिलेक्ट सम सेल्स ऑर्डर आईडी फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर हेड। और मैंने जो ऑर्डर बाय किया है, जो ग्रुप बाय किया सॉरी, वो सेल्स ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से कितने एग्जांपल दिए हैं। तो यहाँ पर इन चीजों के थ्रू आप ग्रुप बाय करना चाहते हो, अगर उसमें मल्टीपल वैल्यूज है तो वो एक बार आएगी और उसके सामने जो अगला कॉलम है उस पे आप सम चाहते हो, या जैसे यहाँ पे एवरेज लिखा है वो चाहते हो, मिनिमम चाहते हो, मैक्सिमम, वो आपकी चॉइस है। आप उस पे कोई भी एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अ डेटा एनालिस्ट और इन अ डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल, जो कि एक SQL या एसक्यूएल सर्वर का एक क्वेश्चन आप पर मिले। तो ये भी क्वेश्चन उस कंपनी के इंटरव्यू में। नाउ अब कुछ क्वेश्चन आए एनालिटिक्स से रिलेटेड। अब देखिए एनालिटिक्स से रिलेटेड तो क्वेश्चन जरूर अच्छे होने चाहिए। हमने आर प्रोग्रामिंग को चेक कर लिया, उसकी थोड़ी पाइथन प्रोग्रामिंग की नॉलेज को चेक कर ली, और हमने थोड़ा सा एचटीएमएल की नॉलेज को चेक कर लिया वेब स्क्रैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा उसका एसक्यूएल चेक कर लिया। अब बचा क्या है कि मुझे थोड़े से एनालिटिक्स के क्वेश्चन उससे। जब एनालिटिक्स की बात आती है तो काफी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे व्हाट इज अ पी वैल्यू एंड व्हेन वुड यू यूज इट। पी वैल्यू क्या है और कब और क्यों इसको यूज, या कहां हम इसको यूज करें।
या कहाँ हम इसको यूज करेंगे? A p-value in statistics is measure that help determine null hypothesis. जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पे करते हैं तो हाइपोथेसिस को टेस्टिंग को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है एंड इट इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक अज्यूमिंग द नल हाइपोथेसिस ट्रू, और हमारी ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर फॉल्स है। नल हाइपोथेसिस H नॉट a statement or no effect or no difference between group। भाई अगर नल हाइपोथेसिस आता है तो इसका मतलब क्या है? नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी एक दूसरे से कोई भी रिलेशन डेटा का नहीं है, एंड इट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेस्ट अगेंस्ट। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, कब है एक्सेप्टेड? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? हम बहुत ही पूछने के चांसेस है इस क्वेश्चन को, पूछा गया है देखो एक इंटरव्यू। The statement you are trying to find evidence for it's often what you believe to be true or expect to see। तो अगर आप कह रहे हो कि द स्टेटमेंट यू आर ट्राइंग टू फाइंड एविडेंस, कि आपने एविडेंस प्राप्त कर लिए हैं कि हाँ द बिलीव टू बी ट्रू, कि जो आप कह रहे हो वो सत्य है, तो वहां पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तब ये बात चैलेंज कब होती है? तो पी वैल्यू इन स्टैटिस्टिक्स, मान लीजिए डेटा है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अगर डेटा यहां फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब डेटा अगर ज्यादा आपसे क्या है, कितना, कि अगर पी वैल्यू लेस देन है मेरी 5%, तो पी वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी वैल्यू is the determined factor on a null hypothesis for the probability of assumed result to be true being accept to the reject and acceptance of the result in case rejection of the assume। तो 5% से हम कंपेयर करते हैं कि अगर p वैल्यू 5% से कम है या उससे ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है या रिजेक्ट। तो कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करने के लिए, मेजर करने के लिए हम p वैल्यू का इस्तेमाल एक बिल्कुल सही तरीके से, इस तरीके से आपको आंसर इसका देना है। बच्चों बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि हम चाहते हैं कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चन पूछे। ये नहीं कि मैंने 100 क्वेश्चन पूछ लिए, इतना टाइम नहीं होता इंटरव्यू में। या आप सोचो कि सर मैं तो पाइथन के 50 क्वेश्चन करके आया हूँ, या मैंने सारा एसक्यूएल किया है, या मैंने आर प्रोग्रामिंग की नहीं, मुझसे पाइथन पूछ लिया, ऐसे नहीं होता है इंटरव्यू। जो स्किल्स जरूरी हैं उन सभी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर प्रोग्रामिंग से भी पूछे जाएंगे, पाइथन से भी पूछे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स से भी पूछे जाएंगे, मशीन लर्निंग से भी पूछे जाएंगे, सीक्वल से भी पूछे जाएंगे, और आपके कहीं ना कहीं थोड़े से अगर वेब स्क्रैपिंग का काम है तो एचटीएमएल से भी पूछे जाएंगे। सो व्हाट डज अ लीनियर रिग्रेशन मेजर? अगर मैं बात करूं मेजर की, कहीं ना कहीं टैबलू पावर बीआई में जो इस चीज को कर चुके हैं और करके यहाँ पे इस प्रोफाइल पे आए हैं कोडिंग की, तो उनको बहुत अच्छे से पता है मेजर क्या होते हैं। जो कॉलम हमारे पास अवेलेबल होते हैं उन कॉलम्स में अगर हम अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेटिव कॉलम बनाना चाहते हैं तो वहां पे हमें मेजर्स की जरूरत पड़ती है विद द हेल्प ऑफ डेक्स फॉर्मूला इन अ बीआई टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन पाइथन, so we want to measure something, we want to find out the data relationship concept, is there any relationship between the dependent and the independent variable, so that is a question। तो द लीनियर रिग्रेशन क्या है, क्या मेजर करने में काम में आता है? तो लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिकल मेथड used to model the relationship between the dependent variable, often dependent as y। तो y डिपेंडेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? y से। and one or more independent variable, often denoted as x। तो it aim to find the best fitting linear relationship between the variable। तो इसका एम क्या है कि एक बेस्ट फिटेड एक लाइन ड्रॉ करना, इस डेटा में रिलेशनशिप उसके आसपास है इस लाइन के।
सारा डेटा का रिलेशन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का इस फिटेड लाइन के बीच ये समझाया गया है। ये देखिए एक बेस्ट फिटेड लाइन हो गई, ये डेटा था तो इसके बीच में एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो पार्ट हो गया ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट और वाई हो गया डिपेंडेंट, मतलब एक्स जब चेंज होता है तो क्या वाई भी चेंज हो रहा है। इस चीज के ट्रेंड को पता करने के लिए हम रिग्रेशन, अगर मैं बात करूं पाइथन में रिग्रेशन की, तो जहां मैंने numpy, मैटप्लॉटलिब और sklearn लाइब्रेरी का यूज करके पहले एरे बनाए हैं और उसमें मैंने यहां पर जो है उसको एक तरीके से प्रिंट करने का काम केवल विजुअलाइज कराया है अभी, छोटा सा एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं डेटा रिलेशनशिप में, डेटा डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, एक कहीं ना कहीं स्टैटिकल चीजों को परफॉर्म करने के लिए, एक बेस्ट फिटेड लाइन को ड्रॉ करने के लिए ही हम लीनियर रिग्रेशंस ना। इसका एक मैंने एक एग्जांपल आपके सामने और लगाया है, लीनियर रिग्रेशन। मैं देखता हूँ होता क्या है कि बहुत सारे कहीं न कहीं ये क्राउड आता है मेरे पास जो काफ़ी हाई प्रोफाइल जॉब में जाना चाहता है। बड़ा एनर्जेटिक होता है स्टार्टिंग में कि नहीं हम करेंगे, और सारी चीज़ों को जब देखता है सर ये तो सब कोडिंग से हो रहा है और बस कैसे होगा? तो वो है ना शॉर्टकट लेना चाहते हैं। वो ईज़ी स्टेप में कुछ हो जाए, तो ईज़ी स्टेप्स में केवल एक्सेल सीखा जा सकता है। उसके आगे जितना भी लेवल आप तैयार करोगे, वो चैलेंजिंग होता जाएगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इस प्रोफ़ाइल को कोई भी चेज़ कर सकता है, लेकिन है ये प्रोफ़ाइल टेक्निकल। और कंपनी में हर बंदा चाहता है कि मैं इस प्रोफ़ाइल में स्विच कर जाऊँ। हाँ, मैं क्वालिटी इंजीनियर बना बैठा हूँ, हाँ, मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, कहाँ मैं कम्युनिकेशन मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव कर रहा हूँ। यार आईटी सँभालते हैं। आईटी में सँभालने के लिए जो वहाँ बंदे बैठे हैं, उनको बड़ा सोच समझ के डेटा के साथ काम करना। बहुत सारी मेल्स आती है मेरे पास डेटा साइंटिस्ट की, और उन्हीं से मैं ये सारी चीज़ें, ये सारा जो कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूँ, वो बड़ी ही बेहतरीन कंटेंट्स आपके सामने। और ऐसा नहीं कि इसमें सारे पहले पाइथन के क्वेश्चन, सारे नहीं पूछे जाते बच्चों। 20 क्वेश्चन पूछने हैं मुझे आपसे आधा 1 घंटे में, और 2-2 क्वेश्चन, 2-2 3-3 क्वेश्चन में सारी टेक्नोलॉजी पूछ लूँगा जो मेन होंगे। जो आपको आंसर देंगे उसके बिहाफ़ पे ही आपका सिलेक्शन तय होता है। तो देखा जाए तो ये डिपेंडेंट डेंट वेरिएबल और ये आपका एक्स जो है इंडिपेंडेंट, एक्स डिपेंड ही नहीं है ना किसी पे। और ये जो डेटा है ये आउटलायर है, ये डेटा पॉइंट्स है, ये आपकी बेस्ट फिटेड लाइन है। तो इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं हमारा लीनियर रिग्रेशन दिखाता है। लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस है, पॉलिनोमियल रिग्रेशंस है, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। अभी उस पे आ जाते हैं जो मैं बता रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, व्हाट फंक्शन वुड यू यूज़ टू परफॉर्म अ रिग्रेशन इन आर? तो आर प्रोग्रामिंग में रिग्रेशन के लिए कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं? तो पहले तो मैं भी जैसे बात कर रहा था, मेरे पास जैसे लीनियर रिग्रेशन जो एक बेस्ट फिटेड लाइन आपको बता रही है, लॉजिस्टिक जो एक कर्व की तरीके से यहाँ पे बन रही है कि डेटा को इस तरीके 0-1 के फॉर्मेट्स में डेटा यहाँ पे 0-1, लेकिन यहाँ पे जो लाइन है वो थोड़ा-सा या तो वैल्यू 0 है या 1 है, और उसमें एक थोड़ा-सा बेंड सा है। तो डेटा के अकॉर्डिंग वो जो हमारी बेस्ट फिटेड लाइन है वो फ्लेक्सिबल या मोल्ड हो रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर आर प्रोग्रामिंग की बात मैं करूँ तो ये हमने एक पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ पे प्लॉट किया है और उसमें हमने यहाँ पे हाइट और वूमन की वेट, क्या हाइट के अकॉर्डिंग वेट बढ़ रहा है, इसमें कोई रिलेशन है या नहीं है? अगर है तो पहले डायग्राम से दिखाओ। और इन दोनों को रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने एलएम फंक्शन होता है हमारा किसमें, आर प्रोग्रामिंग, इसमें वेट और ये आपका एक जो टाइल का सिंबल है, इससे हम यहाँ पर डेटा की रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। तो वुमन डेटा सेट्स में लाइक देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड द वेट, अगर हाइट बढ़ेगी तो क्या वेट बढ़ेगा, इसमें कितना रिलेशन है, इस बात में कितनी एक्यूरेसी है, उसकी एक बेस्ट फिटेड लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें आर प्रोग्रामिंग में रिग्रेशन एनालिसिस को, and it is also available, and we can also implement in the python programming also, like if we want to find out data data insights. Now, अगला क्वेश्चन आया
व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और क्या क्या इसके यूज है। अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टैटिकल मेजर दैट क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ वेरिएशन। तो एक वेरिएशन को फाइंड आउट करने में इस्तेमाल, और स्टैटिकल एक मेजर है। जैसे काम क्या है, डिस्पर्शन इन सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन। तो मीन से जो एवरेज आपने निकाला है उससे कितना डेटा आपका वेरी कर रहा है, कितना डिस्पर्शन है, एंड इट इंडिकेट हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यू इन द डेटा सेट रिलेटिव टू द मीन। तो मीन से कितना कितना दूर डेटा है, कितना डेटा आपका कह रहा है कि हाँ ये डेटा मीन के नियर बाई है। तो इस चीज को डिस्पर्शन करने के लिए या इस चीज को मेजर करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। और standard deviation is a square root of a variance, and variance is a square of the differentiation between the mean value and the given value। उन सभी चीजों का स्क्वायर निकालकर जो हमारे पास एक वेरिएंस आता है, उस वेरिएंस का जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी नॉलेज से चमक में आ जाती है बात कि हाँ भाई इसमें बंदे में दम है, ये सारी चीजें बड़े अच्छे से जानता है और सभी बातों का बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे पढ़ते रहते हैं। थोड़ा देखिए, लाइक इफ यू वांट टू कम इन दिस प्रोफाइल, सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी बेटर एंड योर एक्सप्लेनेशन पावर शुड बी बेटर, कि आप अपनी बात को दूसरे को अच्छे से समझा भी पाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगर एक तरीके से क्लाइंट के साथ जुड़ना हो, और मोस्ट ऑफ द कंपनी में देखता हूँ ज्यादातर जो टॉप एमएनसी कंपनी होते हैं वहां पे यूके यूएस कहीं फॉरेन कंट्रीज का काम जरूर होता है, और वहां पे वो बोल देते हैं यू हैव टू टॉक विद द लाइक द क्लाइंट, द यूके क्लाइंट और द यूएसए क्लाइंट। तो इस इंटरव्यू में ये बात थी जो मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। द मैनेजर टोल्ड अस कि यू हैव टू टॉक विद द like the UK and the US client till 10 p.m. and the 11 p.m. and you have to talk with them and converse and to understand the like the problems and the need from the data sets, and you have to take the decision also. You have to ready that kind of the environment like which is very helpful for the UK and US client. So I agree and I admit yeah, I can manage all these things and I can ready a proper like kind of the environment can make the data scientist task easier for each and everyone. And the company want to give the profile of the data scientist, uh, but the like condition is like you have to talk with the foreigner also, and in like late night, like sometime late night, but maybe happen. सो कहीं न कहीं देखा जाए तो अगर वो डेटा साइंटिस्ट इन चीज़ों में प्रोफिशिएंट नहीं है, तो वो एक कहीं न कहीं आगे चल के, अगर चलिए मानते हैं फ्रेशर्स को नहीं इस तरीके के काम स्टार्टिंग में होते, लेकिन आगे चल के तो हो सकता है ना, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कि हाँ, चलिए ठीक है सर, अब सब चीज़ें हम करते जा रहे हैं और कहीं न कहीं अब वी आर कैपेबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ। कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करें, कैसे अपनी बात को ईज़ी तरीके से समझाएँ? क्योंकि हमेशा चैलेंज कब होता है कि जो टेक्निकल, मैं टेक्निकल हूँ और टेक्निकल वाले को अपनी बात समझाऊँ तो बहुत जल्दी समझ जाएगा। नॉन टेक्निकल वाले को बात समझाऊँ तो उसको एक ऐसी लैंग्वेज में मुझे समझाना होगा जो कि वो। तो द स्टैटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी यूज़ की है। वैसे तो पाइथन में देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स तो सबसे सिंपल लाइब्रेरी, जिससे आप मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब चीज़ें निकाल सकते हो। बाकी आप नमपाई से भी निकाल सकते हो, पांडा से भी निकाल सकते हो। सीबॉर्न में भी है बॉक्स प्लॉट चार्ट। तो कहीं न कहीं काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं पाइथन में। और आर प्रोग्रामिंग की मैं बात करूँ तो आर प्रोग्रामिंग में तो डायरेक्टली है। तो आर प्रोग्रामिंग में डेटा को लोड करने के लिए कोई अदर से लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, जबकि पाइथन में थी पांडा। आर प्रोग्रामिंग में स्टैटिकल फंक्शनों को परफॉर्म करने के लिए कोई ज़्यादा एज़ सच आपको लाइब्रेरी यूज़ नहीं, आपने मीन डायरेक्टली लगा लिया। जबकि यहाँ मुझे लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ रही है, या तो स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी की, या नमपाई, या पांडा, या किसी और अदर लाइब्रेरी से। तो ये डिफरेंस है एक तरीके से, स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज़ें बड़े सही तरीके से डिफरेंशिएट करना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट आंसर। He want to understand like what's like your knowledge level,
इफ यू गिव द आंसर द कंपैरिजन बोथ ऑफ लैंग्वेज लाइक आर एंड द प्रोग्रामिंग, ये इसमें एक तरीके से पावर है, सुपर पावर है दोनों लैंग्वेज। और ये रियलाइजेशन कब आता है, जब आप किसी एक बड़ी पोजीशन पे जाना चाहते हो, वहां अगर आपके पास लिमिटेड स्किल्स हैं तो आप कभी भी उस एक सीनियर लेवल पे नहीं आ पाओ। और एक चीज और, कई बच्चे होते हैं सर एंट्री कर लेते हैं, बाद में अभी थोड़ा सा एक छोटे मोटे स्किल से बाद में सीख ले, बाद में अपडेट नहीं होते, बाद में अपडेट होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। चीजें सारी पता होती है तो फिर बंदा अपने आप को अपडेट कर ले, हाँ सर आई कैन हैंडल वेरी वेल, आई नो द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड विद इन अ वीक्स आई कैन इजीली लाइक अपडेट ऑल दीज थिंग्स एंड लाइक कम बैक इन माय प्रोजेक्ट्स। मैं बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स में एनरोल हो जाऊंगा, बस मुझे विद इन अ 1 वीक चाहिए। ये पढ़ा हुआ है सब कुछ, कॉन्फिडेंट है। इसका पढ़ाई ना हुआ है, आर का यही नहीं पता डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको अपडेट होने में काफी टाइम लगेगा। नाउ व्हाट वुड यू से अबाउट समथिंग दैट इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन? ये अच्छा क्वेश्चन है। चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो, चाहे वो आर प्रोग्रामिंग में जा रहा हो, चाहे पाइथन में जा रहा हो, ये क्वेश्चन तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में ये जो टू स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, ये क्या है? तो बीइंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम मीन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट, ठीक है, बस समझ में आ गई, एवरेज है। और जैसे मेरे पास यहाँ पर बताया कि अबाउट 60% ऑफ डेटा वन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना 68% डेटा, दूसरे में टू स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास 90% ऑफ डेटा फॉल कर रहा है। देखो टू स्टैंडर्ड डेविएशन में एक ये रहा, और द डेटा फॉल द थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन इज 99.7। तो इस तरीके से आपने अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस डेविएशन में सबसे ज्यादा डेटा हमारा। तो देखा जाए तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मैं अपने डेटा का एक स्टैंडर्ड डेविएशन ना निकाल के टू स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कर दिया है कि भाई डेटा को बाइफरकेट कर दिया। तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से इस आंसर को, तो इसका फायदा क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आउटलायर द एक्सट्रीम वैल्यू बीइंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन अवे सजेस्ट द ऑब्जर्वेशन इज कंसिडरेबली different from average and indicate high level of deviation uniqueness of the data। और एक बेहतरीन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही चांसेस होते हैं, हाउ कैन यू सिलेक्ट द के और के मीन्स और के नियर बाय, जो कि मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, इसमें से के कैसे सिलेक्ट करो? तो डायग्राम से समझिए कि सबसे पहले डेटा ये था, थोड़ा सा डेटा जो नियर बाय बन रहा था, तो मैंने क्या किया, इसके क्लस्टर बना दिए। अब इस क्लस्टर में के मीन्स, ये के कैसे, मीन वैल्यू कैसे निकाल? तो वी यूज द एल्बो मेथड टू सिलेक्ट द के, और के मीन्स क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब जो those data are similar to group them, and after that to find out the centroid point, the middle value or a mean value. The idea of the elbow method is to run k means clustering on the data set where k is the number of clusters within the sum of square. It is defined the sum of the square distance between the each cluster member and its centroid. तो जिन डेटा का डिस्टेंस सबसे नियर बाई है, उनका हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, और उसकी जो मीन वैल्यूज है, जो मीडियन है, उसमें एक सेंट्रोइड फाइंड आउट, एंड इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द लाइक के मीन्स एंड के नेबर सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज में। तो एक क्वेश्चन यहां से निकाल लिया, एक मैंने रिग्रेशन से निकाल लिया, एक मैंने आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन का निकाल लिया, एक मैंने कुछ क्वेश्चन आर प्रोग्रामिंग के निकाल लिए, कुछ पाइथन के निकाल लिए, कुछ मैंने एसक्यूएल के निकाल लिए, कुछ मैंने आपके एचटीएमएल के निकाल लिए। इन सभी क्वेश्चन से मैं यहाँ पर ये प्रोफाइल, और जब इनकी बात करता हूं तो मेरा मन किया तो एक दो क्वेश्चन पावर बीआई टैब्लू, क्योंकि मुझे एक लेवल ये सेकंड राउंड का इंटरव्यू क्वेश्चन था बच्चों। सेकंड राउंड इंटरव्यू क्वेश्चन में ये 20 क्वेश्चंस आपके आए, जो इन्होंने ये क्वेश्चंस बेस्ट तरीके से डिफाइन किए, उनका एक फाइनल राउंड यहाँ पे।
और फाइनल राउंड में भी यही क्वेश्चन कि अभी रिसेंटली एक टॉप जो डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम करती थी उसके इंटरव्यू, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं और आपको ये पढ़नी है। एक बार समझ में ना आए, कई बार इसको वीडियो को देखिएगा, इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लेना और एक प्रॉपर एक रिहर्सल करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। आपको खुद अपने आप इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, इनको अपने आप से पूछना है, इनको इनके आंसरों को तैयार करना और थोड़ा-सा प्रैक्टिकल आपको साउंड नॉलेज। आगे भी अगर कोई हो ऐसा इंटरव्यू कोई शेड्यूल होता है मेरा और इस तरह के मुझे कुछ और टॉप सिलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। ध्यान रहे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी होते हैं कि उनमें जॉब प्रोफाइल में क्वेश्चन किस। अगर इस वीडियो में सारी चीजें आपको ठीक लगी और आपके लिए नॉलेजेबल तो मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपको क्वेश्चन आपके लिए कितने ज्यादा हेल्पफुल। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं एक नई वीडियो में इसी तरीके से आपके इस फेवरेट चैनल पे फिर एक एजुकेशन या आपकी नॉलेज या आपके कैरियर से रिलेटेड कुछ चीजें लेकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। मेरी हर वीडियो में आपको एक नॉलेज ही मिलेगी और आपके कैरियर में वो कहीं ना कहीं ज्यादा यूजफुल है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।